अहम खबर देंगे आपको सेनेट से, जहां पे 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद पेश की गई और सेनेट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जाहिद मशवानी से जानते हैं। जाहिद, किसने ये करारदाद पेश की थी? ये करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की और उन्होंने इसमें कहा कि मैं एक करारदाद पेश करना चाहता हूं। मैं एक बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट का जो है ये बिल दिया हुआ है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है शफाफ इंतखाबात कराना और इलेक्शन कमीशन का काम है कि इंतखाबात में अच्छा टर्न आउट जो है वो सामने आए। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों की लीडरशिप पर हमले हो रहे हैं और सियासी जमातों के रहनुमाओं के हवाले से थ्रेट अलर्ट्स जारी हो रहे हैं। ये थ्रेट अलर्ट्स मुख्तलिफ एजेंसीज की तरफ से हैं और 8 फरवरी के इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी किए जाएं। इस पर जब रायशुमारी की गई और ऐवान की राय मालूम की गई तो कसरत राय से ये करारदाद मंजूर की गई। ताहम जो अफनानुल्लाह नून लीग के सेनेटर हैं उन्होंने इसकी मुखालिफत की और इस मुखालिफत के बाद उन्होंने ऐवान में शोर शराबा किया और कहा कि ये जो अल्फाज उन्होंने रिमार्क्स दिए उन्होंने रिमार्क्स चेयरमैन ने हज़फ किए और कहा कि ये ख्वाहिशात लोगों के ख्वाहिशात हैं और ये तरीकाकार मुनासिब नहीं है। किसी के ख्वाहिश पर मुल्क में इंतखाबात नहीं जो है रोके जा सकते और नहीं रोकने चाहिए। ताहम ऐवान ने ये करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात जो है वो मुअत्तल कर दिए जाएं। जी ठीक है, जाहिद मशवानी साथ ही रहिए। सेनेट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। सेनेटर दिलावर खान ने यह करारदाद पेश की थी। ऐवान में इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने की करारदाद की सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह ने मुखालफत की थी। सेनेटर दिलावर खान की जानिब से बयान सामने आया कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन में अच्छा टर्न आउट हो। सियासी जमातों की लीडरशिप पर हमले किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं को थ्रेट अलर्ट जारी हो रहे हैं। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, ये करारदाद पेश की गई सेनेटर दिलावर खान की जानिब से। सेनेट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। ठीक है, जाहिद मशवानी साथ ही रहिए। सेनेट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। सेनेटर दिलावर खान ने यह करारदाद पेश की थी। ऐवान में इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने की करारदाद की सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह ने मुखालफत की थी। सेनेटर दिलावर खान की जानिब से बयान सामने आया कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन में अच्छा टर्न आउट हो। सियासी जमातों की लीडरशिप पर हमले किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं को थ्रेट अलर्ट जारी हो रहे हैं। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, ये करारदाद पेश की गई सेनेटर दिलावर खान की जानिब से। सेनेट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है, जबकि ऐवान में इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने की करारदाद की सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह ने मुखालफत की थी। बिल्कुल, सेनेट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद कसरत राय से अब मंजूर कर ली गई है। सेनेटर अफनानुल्लाह की जानिब से करारदाद पेश की गई थी और ऐवान में इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने की करारदाद की सेनेटर अफनानुल्लाह ने मुखालफत की है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि शफाफ इलेक्शन करवाए। सेनेटर दिलावर खान की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन में अच्छा टर्न आउट हो। सियासी जमातों की लीडरशिप पर हमले किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं को थ्रेट अलर्ट जारी हो रहे हैं। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, सेनेटर दिलावर खान ने अपनी करारदाद में ये कहा है और अब ये करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह की जानिब से इस करारदाद की मुखालफत की गई है। ऐवान में इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने की करारदाद की सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह ने मुखालफत की है। सेनेटर दिलावर खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन करवाए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर साहब, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो, दूसरी जानिब सेनेट में इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? जी, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर और पार्लिमानी तारीख के अंदर इंतहाई अजीबोगरीब वाकया हुआ है। एक तरफ ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पार्लिमान के अंदर नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, इस तरह की जो करारदाद होती है उसका कोई आईनी कोई कानूनी इतना उसका असर नहीं होता। लेकिन जाहिर है ये सेनेट है, अपर हाउस ऑफ द पार्लिमान है, वहां की अक्सरीती अगर जो तादाद जो है वो ये कह रही है कि मुल्क के अंदर 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होने चाहिए,
तो असर भी रखती है। असर वो इस हिसाब से रखती है कि एक अपर हाउस है, आपको पता है कि जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो सेनेट ही चल रहा होता है और सेनेट का जो रूटीन का काम है वो चल रहा होता है। तो अब इसके ऊपर जो अहम चीज देखने वाली है वो ये है कि जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं जो इस वक्त जो पार्लियामान का हिस्सा है, जो सेनेट का हिस्सा है, वहां पे ज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, तहरीक इंसाफ भी अच्छी खासी तादाद के अंदर मौजूद है। तो देखना अब ये होगा कि ये जो सारे अरकान हैं क्या वो वहां पे इकट्ठे होके इस करारदाद की कल मुखालफत कर सकते हैं, इसके मुकाबले में कोई करारदाद लाते हैं, या फिर इस करारदाद के पास होने के बाद वो भी खामोशी इख्तियार करते हैं या इसी की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। लेकिन जाहिर है एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक जो है वो सियासी मसला खड़ा हो जाएगा। इसी करारदाद को जो जब अगर ये पास हो गई है उसको लेके कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कि आजकल वाजे एक बयान दे चुकी हुई है, एक वाजे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें चीज नजर आ रही है कि जो चीज पार्लियामान में होगी तो हम उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, पार्लियामान के सामने सरनगू करेंगे। लिहाजा अब देखना ये होगा कि ये जो अक्सरीती पार्टियां वहां पे मौजूद हैं तो वो इस करारदाद के हवाले से क्या जो लाएअमल क्या हिकमत अमली। लेकिन खावर साहब आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होगी, आईनी और कानूनी अहमियत इस करारदाद की क्या है और क्या अब हम ये समझें कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता। देखें आपने अक्सर देखा होगा कि जो पार्लियामान के अंदर नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो वहां पे मुख्तलिफ मामलात के ऊपर इश्यूज के ऊपर करारदादें पेश की जाती हैं। ये कोई कानून साजी का हिस्सा नहीं होता, ये बुनियादी तौर पर एक राय का इजहार होता है किसी इशू के ऊपर। आपने देखा होगा हाल ही के अंदर जो फलस्तीन के मामले के ऊपर जो एक करारदाद पास हुई उसके अंदर जो भी हुकूमत वक्त जो रियासत पाकिस्तान का एक मुतमईन नजर है वो बयान किया गया, या मुख्तलिफ इशूज के ऊपर एक करारदाद होता है। करारदाद का मकसद बुनियादी तौर पर हाउस की एक राय का इजहार होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसने 2/3 मेजोरिटी के साथ एक कानून साजी कर दी है या कोई ऐसा कानून पास कर दिया है, उसका एक खास अमल होता है, जाहिर है उस अमल से निकलते हैं। लेकिन इसके बावजूद बेशक ये कोई कानून पास नहीं किया गया इंतखाबात को रुकवाने से या कोई आईनी तरमीम पास नहीं की गई जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी होती है, इसके बावजूद इस तरह की करारदाद उस वक्त पास होना अपर हाउस ऑफ द पार्लियामान से, वो भी ऐसे मौके के ऊपर जब इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो चुका हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ वाज़े हुक्म है, आईन पाकिस्तान इस हवाले से एक से ज्यादा जो आईन के आर्टिकल्स हैं बहुत ही वाज़े हैं कि जब मुल्क के अंदर जो असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन से आप ऊपर नहीं जा सकते। बदकिस्मती से वो भी हमने एक आईनी हद अबूर पहले ही ऑलरेडी की हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक वाज़े, आपको याद होगा हालिया तारीखों के अंदर एक हुक्म भी आ चुका हुआ है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये बहुत ही अब अचंभे की बात है दिलावर खान साहब को क्या सूझी और क्यों कर उन्होंने ये करारदाद पेश की। लेकिन साहब उन्होंने तो करारदाद पेश की लेकिन पीपी और नून लीग की अक्सरियत है ना सेनेट में, इसका मतलब वोट भी उन्होंने नहीं दिया और कसरत राय से मंजूर हुई नहीं। इसमें वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें इस तरह की करारदाद के लिए कोई ऐसा नहीं होता कि कोई खास नंबर आपने पूरा करना होता है। दो प्रेसिडेंट इन द हाउस, समटाइम ऐसा होता है हालिया दिनों के अंदर चंद एक ऐसी करारदादें भी पास की गई कि 4-5 लोग बैठे हैं, एक बंदे ने करारदाद पेश की और वो करारदाद पास कर ली गई जी, क्योंकि वो 4-5 लोग थे, उन्होंने कहा जी ठीक है हम इसके हक में हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में इसके ऊपर रद्द अमल आएगा और बड़ी सियासी जमातों की तरफ से कि ये कैसे इस तरह की करारदाद पास होगी। और दूसरी तरफ हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है और सबसे सुप्रीम कल भी काजी जस्टिस जो है फायजीसा साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कह दिया था कि आइन सुप्रीम है, पाकिस्तान का आइन सुप्रीम है और आइन के अंदर बहुत वाज़ेह है कि मुल्क के अंदर असेंबली जब डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद गैर नुमाइंदा हुकूमत केयर टेकर्स होते हैं, 90 दिन के अंदर उनका काम है इलेक्शन करवाना और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आईनी और कानूनी तो इसकी कोई हैसियत नहीं है इस करारदाद की, लेकिन जाहिर है अपर हाउस से ये पास हुई है, उसका एक ज़हन हमारे सामने आया। कितने लोगों ने इसको वोट इन किया है ये हमें आपसे रिपोर्टर से जरूर जाने कि वहां पे कितने लोग उस वक्त हाउस के अंदर मौजूद थे और बाकी जो सियासी जमातें हैं वो इसके ऊपर अभी आप क्या रद्द-ए-अमल देनी। अच्छा, तो खाबर साहब हम देख रहे हैं कि ये जमातें जब बाहर हैं तो बहुत ही कम जमातें जिनकी जानिब से कहा जा रहा था कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, लेकिन यही जमातें बाहर जाके जब मीडिया पर बात करती हैं तो कहती हैं कि इलेक्शन वक्त पर चाहते हैं, इसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं चाहते, लेकिन यही जमातें सेनेट में बैठकर ये करारदादें पास कर रही हैं।
وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اب سینیٹر دلاور صاحب کا تعلق اس پارٹی سے ہے، وہ آزاد حیثیت سے آئے، وہ مختلف جماعتوں کا حصہ رہے. اب یہاں پہ جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو باقی سیاسی جماعتیں، جو بڑی سیاسی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور تحریک انصاف، اس وقت وہ سینٹ کے اندر ان تین جماعتوں کی اکثریت موجود ہے. اب یہ تین جماعتیں اگر یہ جو قرارداد پاس ہو گئی ہے اس کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یہ قرارداد بالکل ٹھیک ہے، تو پھر یقینی طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن اگر یہ صرف وہاں پہ ہاؤس کے اندر اس وقت اگر زیادہ لوگ موجود نہیں تھے اور یہ پارٹیز وہاں پہ غیر حاضر تھیں، جمعے والے دن ظاہر ہے وہاں پہ حاضری بڑی کم ہوتی ہے، لہٰذا آپ دیکھنا یہی ہوگا کہ وہ اس قرارداد کو لے کے یہ تین جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا اس کے اوپر اپنا لائے عمل دیتے ہیں. اچھا، خبر یہاں پہ دے دیتے ہیں آپ کو، اور خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے. فائرنگ کے شدید تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں. ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ ہلاک دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب کل یوسف عرف فتور شامل. اور یہ ڈیٹیلز آنا شروع ہوئی ہیں ISPR کی جانب سے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ٹانک میں کیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جس میں ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد گل یوسف کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. تو یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اس کی ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں. اچھا، خبر یہاں پہ دے دیتے ہیں آپ کو، اور خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے. فائرنگ کے شدید تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں. ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ ہلاک دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب کل یوسف عرف فتور شامل. اور یہ ڈیٹیلز آنا شروع ہوئی ہیں ISPR کی جانب سے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ٹانک میں کیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جس میں ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد گل یوسف کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. تو یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اس کی ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے. صرف کاغذات نامزدگی میں غلطی ہو جائے تو تاحیات نااہل. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تاحیات نااہلی کیس میں سماعت کے دوران سوال اٹھا دیا. ایک جنرل نے آئین میں شک ڈال دی تو سب پابند ہو گئے. میں تاریخ کو فراموش نہیں کر سکتا. Down by the 62(1)(f) and the whole of Pakistan, because a general decided to impose that, has now got us thinking. Leave aside the Constitution of Pakistan, we just stuck with his language. There have not been one insertion. They start with General Ayub Khan, and more encroachment into who I will determine will be fit to govern Pakistan. First of all, the initial question will arise, who am I to determine this? I cannot forget the history of Pakistan. But for instance, the legislature forgets to mention for what duration. You can't possibly say, I'll impose a punishment for murder here. There must be some logic, there must be some reasoning. You destroy Pakistan, that's fine. You can contest elections for 5 years. But if you make a single mistake in the nomination paper, you're disqualified for life. Now, have we lost all logic and sensibilities? Why are we not? Nobody's addressing that. I keep requesting. کیا ہمارے پارلیمان میں بیٹھے لوگ دنیا کے بہترین لوگ ہیں؟ کیا دنیا کے کسی اور ملک میں اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے؟ ایمانداری کا قانون ناقابل عمل ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکیل مخدوم علی خان سے استفسار کیا. It's not for lawyers. This document is for the people of Pakistan. The people of Pakistan lose trust in the constitutional document of Pakistan. A NAB convict will get 10 years disqualification. Another will get this type of disqualification. On nomination paper, you have a provision. It says how much gold you have. Go to and wait at home. How much gram gold you have, you make a mistake in that, or forget to mention a ring that you're wearing or your wife is wearing, and you are disqualified for life. Will you concede that the parliamentarians in Pakistan are the best in the world? This is not even a workable law. Tomorrow you are honest, you can be declared dishonest. Out, in, it's up to me. The Constitution does not say that you stand disqualified. We say you stand disqualified.
पंजाब असेंबली के हल्के पीपी 244 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक जफर खान के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दिए। मलिक जफर खान का कहना है कि कागजात मुस्तरद किए जाने का तफसीली फैसला नहीं मिला। पीपी 243 से साबिक एमपी अब्दुल्ला के कागजात ट्रिब्यूनल ने भी मुस्तरद कर दिए। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज आयद कर दिया गया है। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी आबिद। मरियम नवाज के हल्का ने 119 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर जो ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने एतराज आयद कर दिया और ये एतराज आयद किया है कि इस अपील के साथ आरओ के फैसले की मुसद्दका नकल मुंसलिक नहीं की गई, लिहाजा इस पर जो है वो जस्टिस अजद गुलाल जो है वो बतौर अपीलेट ट्रिब्यूनल एतराज पर समाअत करेंगे। अपील जो है वो नदीम शेरवानी की जानिब से दायर की गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज ने कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाए। उन्होंने कहा कि उनकी पाकिस्तान या बाहर कोई जायदाद नहीं मगर उनकी ज़ाती तौर पर जायदादें मौजूद है। मरियम नवाज ने कागजात नामजदगी में दुरुस्त हक़ाइक़ बयान नहीं किए। आरओ ने जो है वो तमाम तर शवाहिद के बावजूद मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर किए, लिहाजा अपीलेट ट्रिब्यूनल आरओ के फैसले को कलअदम करार दे और मरियम नवाज को इलेक्शन लड़ने से रोके। अब चूंकि इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज आयद है तो इसको अपीलेट ट्रिब्यूनल बतौर एतराजी समाअत करेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ आतिफ खान की अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आतिफ खान की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन में अवाम बेहतरीन जज होते हैं, जिसको चाहते हैं मुंतखब करते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई सादिक और अमीन नहीं है। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। मर्दान में मोटरसाइकिल को नुकसान पर एफआईआर में आतिफ खान और दीगर को नामजद किया गया। एफआईआर में मर्दान से तमाम साबिक अरकान असेंबली को नामजद किया गया। कागजात नामजदगी इस बिना पर मुस्तरद किए गए कि एफआईआर दर्ज है। आरओ ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर कागजात मुस्तरद किए। जस्टिस शकील अहमद ने वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला बल्दियाती इलेक्शन के उम्मीदवारों पर लागू होता है, क्या इश्तिहारी के कागजात मुस्तरद हो सकते हैं? वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया, सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है, वो जुर्म साबित होने पर है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, एक जजमेंट बलोचिस्तान की है लेकिन वो लोकल गवर्नमेंट के लिए है, आप अदालती फैसलों की कॉपी दे दें। निगरान वजीर आजम अनवर उल हक काकर से अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मुलाकात की। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अजहर। जी, वज़ीर आज़म ने मुनीर अकरम को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मुअस्सर अंदाज से नुमाइंदगी करने पर सराहा है। वज़ीर आज़म ने मुनीर अकरम को यह भी हिदायत की है कि अक़वाम मुत्तहिदा में मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तवातर से उजागर करने के लिए इक़दाम किए जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म का कहना था कि आलमी सतह पर मुल्क की मुआशी फलाह बहबूद के लिए मौक़े की निशानदेही करना पाकिस्तान के तमाम सफारती नुमाइंदों की अवलीन तरजीह है। मुनीर अकरम ने वज़ीर आज़म को अपने मिशन की कारकर्दगी से आगाह किया और वज़ीर आज़म से खारजा पॉलिसी के ज़िम्मे में हदायत की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गुज़िश्ता रोज वक्फे के साथ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। सूबे के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी में गैस प्रेशर गायब होने से शहरियों को मुश्किलात हैं। इस बारे में बताएंगे अब्दुल्ला मक्सी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज से वक्फे के साथ जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहा। खारान, मकरान के कुछ इलाके हैं, कल्लात है, मस्तूंग, अयूब, लोरालाई, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, चमन, लसबेला के इलाके हैं और नसीराबाद के इलाके हैं, वहाँ पे भी बारिश हुई है। गुज़िश्ता रात से जो बारिश और जो हल्की फुल्की पहाड़ों पे बर्फबारी भी हुई है और साथ में सबसे इस टाइम ज्यादा बर्फबारी हुई है वो ज़ियारत के इलाके में हुई है। इस टाइम भी जो मौसम है कोयटा का अबर आलूद है और महकमा मौसमियत ने भी आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की भी पेशन गोई की है। जो सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ जो बाज़ इलाकों में गैस प्रेशर भी गायब हो गया है। शहरी भी बड़ा यही मुतालबा करते हैं कि ये शदीद सर्दी में गैस प्रेशर को बहाल रखा जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सकेगी। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, खबर आपको दें। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर करने के खिलाफ अपील पर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आरओ को रिकॉर्ड समेत कल तलब कर लिया है। आबिद खान से मजीद जानेंगे। आबिद बताएगा इस बारे में।
اور ہائی کورٹ کے جسٹس رسال حسن سید پر مشتمل الیکشن اپیلیٹ ٹریبونل نے شاہد اورنگزئی کی اپیل پر سماعت کی اور عدالت نے کل جو ہے وہ ریٹرننگ افسر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے۔ اپیل کنندہ نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف سپریم کورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ ہے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے ورکرز کو بلا کر حملہ کروایا تھا۔ انہوں نے اپنے خلاف جو ہے مقدمات ظاہر نہیں کی اپنے کاغذات نامزدگی میں، لہٰذا وہ آرٹیکل 62-63 پر پورا نہیں اترتے، ان کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا جو آرو کا فیصلہ ہے اسے کل عدم قرار دیا جائے۔ شہباز شریف کے وکیل نے اس بات کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ اپیل کنندہ جو ہے وہ متاثرہ فریق نہیں، نہ تو وہ الیکشن لڑ رہا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی تعلق ہے الیکشن ٹریبونل میں نہیں آ سکتا، اپیل مسترد کی جائے۔ عدالت نے اس کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے اور آرو کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے۔ جی شکریہ عابد آپ کا۔ آگے بڑھیں گے۔ عمر ڈار بازیابی کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے تمام سی سی ٹی وی ڈیٹا عمر ڈار کے اہل خانہ کو دکھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی عابد۔ جی بالکل جی، جسٹس علی باقر نجفی نے عمر ڈار کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سماعت کی اور عدالت نے تمام سی سی ٹی وی ڈیٹا جو ہے وہ عمر ڈار کے اہل خانہ کو دکھانے کی ہدایت کی۔ عدالت نے حکم دیا کہ سیف سٹی اور دیگر کا جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے۔ عدالت نے 9 جنوری کو جو ہے یہ تمام تر ڈیٹا اور رپورٹ جو ہے وہ طلب کر لی ہے۔ عمر ڈار کے وکیل نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا کہ بازیابی کے لیے ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی گئی ہے، ہم وہاں گئے تو ایس ایچ او سے ملاقات کرائی گئی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بعض سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں۔ تاہم ایس ایس پی علی رضا نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو دیکھ لیتے ہیں، ہارڈ ڈسک سے کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں کی گئی۔ سرکاری وکیل نے بھی عدالت کو کہا کہ پولیس افسران نے دیگر کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں، اس لیے اس معاملے میں تھوڑا سا جو ہے وہ لینئر رہا جا رہا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ پولیس افسران اپنا کام بھی کریں مگر یہ اہم ایشو ہے، اس کو دیکھیں۔ اب عدالت نے کیس کی مزید سماعت 9 جنوری تک ملتوی کر دی ہے اور تمام تر ڈیٹا اور رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آصف زرداری سے ملتان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ نون لیگی رہنما نواز خان رند کے صاحبزادے سردار قمر الدین خان اور نون لیگ کے سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی میاں شہزاد انور نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ملاقاتوں میں یوسف رضا گیلانی، مخدوم سید احمد محمود اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ الیکشن ٹریبونل نے پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف ان کی اپیل منظور کر لی گئی۔ عاطف خان کے NA-22 مردان اور PK 59 سے کاغذات نامزدگی بحال ہو گئے۔ الیکشن ٹریبونل کے جج جسٹس شکیل احمد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا تو الیکشن ٹریبونل نے پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ خراب کارکردگی والی بجلی کمپنیوں میں بہتری لانے کی نئی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ علیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے مزید جانیں گے۔ علیم، کیا پلاننگ کی گئی؟ جی پلاننگ یہ کی گئی ہے کہ جو پہلے تو یہ ہے کہ حکومت نے جو جتنی بھی تقسیم کار کمپنی ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اچھی کارکردگی والی اور بری کارکردگی والی۔ حکومت نے یہ تجویز تیار کی ہے کہ بہتر کارکردگی والے جو افسران ہیں ان کو خراب کارکردگی والی کمپنی میں تعینات کیا جائے گا، جبکہ جو خراب کارکردگی والی جو کمپنی ہے ان کے جو افسران ہیں گریڈ 18 اور اس سے زائد والے ان کو بہتر کمپنی میں بھیجنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس حوالے سے افسران کی روٹیشن پالیسی کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے اور یہ جو تقسیم کار کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کو یہ مسودہ بھجوا دیا گیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی افسران ہیں گریڈ 18 اور اس سے اوپر والے ان کو ترقی پر دوسری ڈسک جب ان کی پروموشن ہوگی تو اس کو دوسری کمپنی میں بھیج دیا جائے گا اور ان افسران کو 2 سال کے لیے دوسری بجلی تقسیم کار کمپنی میں تعیناتی کی تجویز ہے۔ اگر کوئی افسر تعیناتی سے انکار کر دیتا ہے، دوسری کمپنی میں جانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کو اگلے گریڈ میں ترقی نہیں دی جائے گی، اور اگر کسی افسر نے مسلسل 2 دفعہ کسی دوسری بجلی کمپنی میں جانے سے انکار کیا تو اس کو ترقی سے محروم یعنی اس کو سپر سیڈ کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے پاور ڈویژن کی جانب سے جو مسودہ ہے اس حوالے سے وہ مختلف جو بجلی کمپنی ہے ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بھیج دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے اس سے کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ تاہم خراب کارکردگی والی بجلی کمپنیوں میں بہتری لانے کی نئی جو تجویز ہے حکومت کی جانب سے تیار کر لی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پنڈ دادن خان اور جہلم سڑک کی تعمیر کے لیے زمین خریداری میں خود وڈ کا کیس ہے۔ احتساب عدالت نے فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور 4 روز کا ریمانڈ دے دیا ہے۔ فواد چودھری کو 9 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔
پنڈ دادن خان اور جہلم سڑک کی تعمیر کے لیے زمین خریداری میں خود وڈ کا کیس ہے۔ احتساب عدالت نے فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور 4 روز کا ریمانڈ دے دیا ہے۔ فواد چودھری کو 9 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیب نے پنڈ دادن خان اور جہلم سڑک کی تعمیر کے لیے زمین خریداری خود بدھ کیس میں فواد چودھری کے مزید 12 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی۔ عدالت نے فواد چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کیس کی سماعت کی۔ پارٹی کے الیکشن ظاہر ہے کہ اس کے مطابق کریں گے ابھی فیصلہ۔ ہم نے تو جب پی ٹی وی لیا تھا تو 4.5 ارب کے لاس میں تھا، ہم نے 3.5 بلین کے پروفٹ میں چھوڑا۔ سب سے زیادہ آزادی اگر پرائیویٹ میڈیا نے کوئی دیکھی ہے تو اس وقت دیکھیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے علی امین، فیصل امین اور امین خان کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ پولیس کو گرفتاری کرنے سے بھی روک دیا۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور، فیصل امین اور امین خان کو ڈی آئی خان بینچ میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ صوبائی حکومت نے علی امین گنڈاپور اور دیگر کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ عثمان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی عثمان۔ جی بالکل، صوبائی حکومت کی جانب سے علی امین گنڈاپور، ان کے بھائی فیصل امین اور والد کی ضمانت، جو صوبائی حکومت کی جانب سے ان کی ضمانت خارج کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی، اس پر آج پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے، اس نے عدالت سے استدعا کی کہ ڈی آئی خان بینچ نے ان کی عبورت ضمانت جو ہے وہ منظور کر دی ہے، اس کو خارج کیا جائے، جس پر درخواست گزار کے جو وکیل تھے سید سکندر حیات شاہ نے عدالت کو بتایا کہ یہ ڈی آئی خان بینچ کا کیس ہے اور اس کے کیس کو وہیں پر بیچ دیا جائے، کیونکہ جو عدالتی چھٹیاں ہیں وہ بھی ختم ہو رہی ہے، تو ڈی آئی خان بینچ میں یہ کیس جو ہے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، جس پر عدالت نے اس کیس کو اب ڈی آئی خان بینچ بھیج دیا ہے اور صوبائی حکومت کو علی امین گنڈاپور۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پی ٹی آئی کے حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر ایپلیٹ ٹریبونل نے آر او کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل جواب طلب کر لیا۔ حماد اظہر نے درخواست میں موقف اپنایا، تجویز اور تائید کنندہ کو اسکروٹنی کے لیے پیش نہیں ہونے دیا گیا، جس کو بنیاد بنا کر نامزدگی کو مسترد کیا گیا۔ عدالت کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا آر او کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلوچ مظاہرین کو فوکل پرسن مقرر کرنے کی ہدایت۔ حسین احمد چودھری سے مزید جانیں گے۔ حسین احمد، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی دیکھیے، بلوچ مظاہرین کو ہراساں نہ کرنے سے متعلق جو ہے وہ درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے سماعت کرتے ہوئے انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ بلوچ مظاہرین کو ہراساں نہ کیا جائے، جن کے بھائی باپ بیٹے گمشدہ ہیں وہی جانتے ہیں کہ ان پر کیا گزری ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک کی ہے کہ شاہراہ دستور پر ڈی چوک یہاں تو زندگی گزر گئی، لوگ یہاں پر احتجاج کرتے ہیں۔ عدالت نے مظاہرین کو کہا کہ آپ بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ کریں کہ آپ کے مقصد پر حرف آئے۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ کیمپ میں ہوتے ہیں، واش روم کی کیا سہولت ہے؟ ڈی سی نے بتایا کہ وہاں کیمپ جو ہے وہ لگے ہیں، واش روم کی سہولت نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں، ایم سی آئی کو ہدایت دے دیتے ہیں کہ وہ سہولت فراہم کریں، ایسا نہ کریں کہ ان کے پر حرف آئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ مظاہرین کے معاملے پر فوکل پرسن مقرر کرنے کی ہدایت کی ہے اور آج 3 بجے بلوچ مظاہرین کے فوکل پرسن کو انتظامیہ اور پولیس سے ملنے کی ہدایت کی ہے۔ پولیس اور انتظامیہ بھی ملاقات کر کے ٹی آر او طے کرے۔ عدالت نے کہا کہ عارضی واش روم کے لیے آج سی ڈی اے کو احکامات جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے، جس کے بعد مزید سماعت 19 جنوری تک ملتوی کرنے کی ہے۔ شکریہ حسین احمد چودھری آپ کا۔ جامع کراچی کے قریب سی ٹی ڈی اور ڈاکو میں مقابلے میں ایک ملزم ہلاک جبکہ ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ نذیر شاہ سے مزید جانیں گے۔ نذیر، بتائے گا اس بارے میں۔ یونیورسٹی کے قریب شیخ زاید سینٹر کے پاس سی ٹی ڈی ٹارگیٹ کنگ سیل اور ملزمان کے درمیان مقابلہ ہوا ہے، جس میں ایک ملزم ہلاک ایک زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انچارج سی ٹی ڈی چودھری صفدر کے مطابق ہلاک ملزم کی شناخت حسیب اللہ کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ گرفتار کا نام لقمان ہے۔ ملزمان بینکوں کے باہر لوٹ مار میں ملوث ہے اور بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہریوں کو لوٹتے تھے۔ ان ملزمان کی خبر ملنے پر ٹیم موقع پر پہنچی تھی کہ ان ملزمان نے سی ٹی ڈی ٹیم پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے بعد مقابلے میں ایک کو زخمی حالت میں دوسرے کو ہلاک کیا گیا اور اس ہلاک ملزم کو جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ دوسرے کو سی ٹی ڈی سیل منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے نذیر، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔ بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ میڈیا پر انتخابی حلقوں میں سروے پروگرامز پر پابندی کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو طلب کر لیا ہے۔ عابد خان سے مزید جانیں گے۔ عابد، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔
जस्टिस अली बाकर नफी ने मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को फौरी तलब कर दिया है। अदालत ने करार दिया कि बादियो नजर में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए नजर आता है। ऐसी पाबंदी की वजह समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में इलेक्शन के दौरान हलकों के मसाइल पर बात होती है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया। मीडिया को इंतखाबी हलकों में रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। इंतखाबी हलकों में प्रोग्राम्स करने पर मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया। इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट की क्लास 12 आइन से मुतसादिम है और उसका ये इकदाम जो है बुनियादी हकूक और मालूमात तक रसाई के कानून की भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को आज ही फौरी तौर पर तलब कर लिया है, जिसके बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। जी आबिद, शुक्रिया आपका। खबर देंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं, जल्द मुख्तसर हुक्म सुनाएंगे, हुक्म जल्द सुनाएंगे लेकिन शायद आज नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ऐसा कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया है, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया कि जल्द मुख्तसर हुक्म सुनाएंगे, हुक्म जल्द सुनाएंगे लेकिन शायद आज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात है राजा मोहसिन एजाज से जानते हैं। राजा मोहसिन एजाज, बताइए क्या बताया जा रहा है, क्या इम्कान है, कब तक फैसला सुनाया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अदालती मुआवनीन समेत दीगर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद ये फैसला महफूज किया है और अपने जो इख्तितामी रिमार्क्स से समाअत मुकम्मल होने के मौके पर उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि हम जल्द मुख्तसर हुक्मनामा सुनाएंगे लेकिन शायद ये जो मुख्तसर हुक्मनामा है ये आज ना सुनाया जाए। इम्कान यही है कि आइंदा 1 से 2 रोज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे जो मुख्तसर हुक्म है वो सुना देगी। आज होने वाली समाअत के मौके पर बिल्कुल जब समाअत कंक्लूड हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद एडवोकेट जनरल पंजाब और बलूचिस्तान ने दलाइल अपना लिए। जो नाअहली है उससे मुताल्लिक जो कानून पास किया गया है 5 साल वाला, उस हवाले से जो दलाइल थे वो अडॉप्ट किए उन्होंने। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस केस में नुमाइंदगी करना चाहते हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि आर्टिकल 62(1)(f) से मुताल्लिक आईनी तरमीम लाजमी होगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट में खामियां हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि अगर इलेक्शन एक्ट से मसला है तो इसे चैलेंज करें। चीफ जस्टिस ने शोएब शाहीन से उनका ये भी मुकालमा हुआ कि तहरीक इंसाफ ने तो हमारे सामने कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। इसके साथ साथ जस्टिस मंदोखेल की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते। शोएब शाहीन ने इस मौके पर कहा कि हम तो आजकल देर ही कर रहे हैं। बहरहाल तमाम जो फरीकैन और अदालती मुआवनीन उन्होंने अदालत की मुआवनत की। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जो फरीकैन था उनका मुआवनत पर शुक्रिया भी अदा किया और बिलखुसूस उन्होंने अदालती मुआवनीन जिनमें रीमा उमर, उजैर भंडारी और उसके साथ साथ जो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जिन्होंने अदालत की इस केस में बतौर अदालती मुआवन जो मुआवनत की थी उस पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। और उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने बहुत मुख्तसर नोटिस पर उन्हें मुआवनत का कहा था लेकिन उनकी जानिब से बेहतरीन मुआवनत की गई जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब अदालत की जानिब से इस अहम मामले पर जो समाअत है वो मुकम्मल कर ली गई है और समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला भी महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि शायद आज ये फैसला ना सुनाया जाए लेकिन जल्द हम इस हवाले से मुख्तसर हुक्मनामा देंगे। दौरान समाअत गुज़िश्ता रोज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क दिए गए थे कि इलेक्शन का जो प्रोग्राम है वो आ चुका है, इस वक्त इंतखाबी शेड्यूल पर अमल हो रहा है, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले का जो है वो फैसला किया जाए। और अब आज इस केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और फैसला भी महफूज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बॉलर्स की मेहनत पर बैटर्स ने पानी फेर दिया। पाकिस्तान के लिए सिडनी टेस्ट बचाना भी मुश्किल। सीरीज में व्हाइट वॉश का खतरा बढ़ गया। सिडनी टेस्ट की 7 विकेटें 67 रन पर पवेलियन लौट गईं। टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर नाकाम हो गया। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद खाता ना खुल सके। साइम अयूब 33 और बाबर 23 रन बना सके। आगा सलमान भी 0 पर आउट। तीसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 68 रन बना लिए। मुजमई बरतरी 82 रन की हो गई। इससे पहले फास्ट बॉलर आमिर जमाल की तबाहकुन बॉलिंग पहली मर्तबा सीरीज में पाकिस्तान को लीड दिलाई थी।
सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के 313 रन के जवाब में मेजबान टीम 299 रन बनाकर आउट हो गई थी। आमिर जमाल ने 6 शिकार किए। इसी पे बात करेंगे नुमाइंदा खुशबू खेल शाहिद हाशमी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, ये क्या हो गया एकदम से इतनी सारी विकेटें गिरी? जी, पाकिस्तान के साथ इसी तरह होता है। आगाज बुरा था, जल्दी आउट हो गए थे अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद। उसके बाद बाबर आजम और साइम अयूब की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन फिर वही मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ है और पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दोचार है। लेकिन अब विकेट ऐसी हो गई है कि अगर इसमें पाकिस्तान ने 150 रन की बढ़तरी कर ली तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत भी सकता है। फाइटिंग टोटल हो जाएगा 150 रन। अभी पाकिस्तान की बढ़तरी 82 रन की है और 2 अहम बैटर्स मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल अभी क्रीज पर मौजूद हैं। अगर ये दोनों कुछ 50-60 रन की पार्टनरशिप कर दी इन दोनों ने तो पाकिस्तान के लिए एक फाइटिंग टोटल हो जाएगा। ठीक है, मिडिल ऑर्डर ने वही किया जो मिडिल ऑर्डर करता है और इस सीरीज में सबसे ज्यादा जो मायूस कुन कारकर्दगी रही है वो सऊद शकील की रही है। वो आज भी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम ने कुछ थोड़ी बहुत फाइट करके दिखाया कि 23 रन बनाए। साइम अयूब ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 33 रन बनाए, लेकिन मिडिल ऑर्डर फिर से कोलैप्स हुआ है। बार बार इसी तरह होता है पाकिस्तान का कि खेलते खेलते एकदम से विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं। तो आज भी यही हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये है कि अगर रिजवान और आमिर जमाल थोड़ी देर भी कल क्रीज पर रह गए 1 से 1.5 घंटा तो पाकिस्तान एक फाइटिंग टोटल करने में कामयाब हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वजूहात आपको लगती हैं कि एक बैटर्स जो हैं वो प्रेशर में आ गए हैं या विकेट ऐसी फास्ट है कि वो बॉलर्स जो है वो प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं या हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं? सबसे पहले तो मैं क्रेडिट डेफिनेट दूंगा आमिर जमाल को। जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। और 1982 में इमरान खान ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया था, फिर 2010 में मोहम्मद आसिफ का स्पेल और अब आमिर जमाल का, ये मेरा ख्याल है कि हमेशा याद रखा जाएगा पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में। और दूसरा, जहां तक आपने बैटिंग की बात की तो मेरा ख्याल है कि इनको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा जो आपकी बैटिंग लाइन है, क्योंकि काफी अरसा से हम बात करें कि जो इमाम हक हैं वो पाकिस्तान में जो हल्की टीम है उनके खिलाफ स्कोर करते हैं, मगर जब वो फॉरेन में जाते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में, तो वहां पे बिल्कुल कोलैप्स हो जाते हैं। उसके बाद साउथ शकील को भी देखना पड़ेगा कि क्योंकि काफी ज्यादा पाकिस्तान की टीम उन पर डिपेंड करती है। मगर आप अर्ली ऑन अपने कैरियर में अगर ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे कि आपसे ना तो स्पिनर खेले जा रहे हैं और ना फास्ट बॉलर, तो फिर डेफिनेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनके बारे में भी सोचना होगा। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की जो टेक्निक है उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ गए हैं, क्योंकि यहाँ की लो बाउंस विकेटों पे उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की थी पाकिस्तान में और श्रीलंका में, मगर जैसे ही वो थोड़ी सी कंडीशन उनको सूटेबल नहीं मिली बैटिंग के लिए तो वहां पर वो बिल्कुल ही पाकिस्तान के लिए उनकी जो कारकर्दगी थी वो बिलो द बेल्ट रही है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ओवरऑल, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके कैप्टन पे आता है, क्योंकि उनका अब कंटिन्यूसली पहले 20 इनिंग में फेलियर था, फिर पीछे एक मैच में उन्होंने 50 रन किए, मगर इस मैच में फिर दोनों इनिंग में वो फ्लॉप हो गए। तो ये एक कंटिन्यूस फेलियर है 22 इनिंग का, उसमें भी पाकिस्तान को जो पूरी सीरीज की अगर हम बात करें तो बाबर आजम भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। जी बिल्कुल, उनकी भी परफॉर्मेंस बिलो द बेल्ट है और उनसे टेस्ट मैच में आप इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि व्हाइट बॉल और वनडे क्रिकेट में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हैं वो। मगर अगर उन पे बहुत ज्यादा आप रिलाई करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को के लिए मुश्किल होगी। तो फिर किस पे करें सर? यहाँ पे तो सारे बैटर्स ही आपके सामने हैं और पूरी सीरीज आपके सामने, कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। देखिए, आपके पास आपको देखना चाहिए था कि जो आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो किस मोड़ पर आकर खड़ी हुई है कि आपको जो अच्छे बैट्समैन है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रही। जब तक आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ढांचा स्ट्रांग नहीं होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा टेस्ट मैचेस में आपके लिए परफॉर्म करना, और आप इसी किस्म की जो परफॉर्मेंस है वो बार बार रिपीट होती जाएगी। इसीलिए ये हो रहा है कि आपको देखें कि आप सिर्फ 10 रन में 58 फॉर 2 थे और उसके बाद आप 67 फॉर 7 पे चले गए, और उसके बाद आप एक और चीज देखेंगे जो इनके मेन आगा सलमान है मेन बैट्समैन जो स्कोर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और उनको नंबर 8 पर भेजना, मेरा ख्याल है कि जो टोटल इनकी मैनेजमेंट है और थिंक टैंक है उनका माइंडसेट मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बेहतर तौर पे काम कर रहा है कि एक ही आपका बैट्समैन है जो इस पूरी सीरीज में आपके लिए काम कर रहा है, आप उसको नंबर 8 पर कैसे भेज सकते हैं? तो ये चीजें जो देखने वाली है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ और नुमाइंदा खुशबू खेल शाहिद हाशमी।